केंद्रीय कैबिनेट ने सभी उपभोक्ताओं के लिए घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत को 200 रुपये कम करने का लिया निर्णय। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत 75 लाख महिलाओं को दिए जाएंगे मुफ्त नए गैस कनेक्शन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 100% एथेनॉल संचालित विश्व की पहली कार का किया शुभारंभ। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के आज अंतिम दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल से हुई शुरू। 3 विधायकों को सदन की कार्रवाई में सक्रिय भागीदारी के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। और हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय खेल मंत्री ने राष्ट्रीय खेल दिवस की दी बधाई। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने सभी उपभोक्ताओं के लिए घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 200 रुपये कम करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में आज कैबिनेट के निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों की शुरुआत के मौके रक्षाबंधन और ओणम के अवसर पर महिलाओं को यह बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने बताया कि अब उज्ज्वला उपभोक्ताओं को 400 रुपये का लाभ होगा। करोड़ उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम कर दिए गए हैं और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 75 लाख नए कनेक्शंस दिए जाएंगे, जहां प्रति कनेक्शन 3600 रुपये खर्चा आता है, उसमें से कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। मुफ्त में कनेक्शन, मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा। और जो उज्ज्वला गैस योजना वालों को 9 करोड़ 60 लाख ऐसे लाभार्थियों को 200 रुपया प्रति रिफिल पहले सब्सिडी मिलती है, वो भी जारी रहेगी। और ये 200 रुपया सिलेंडर का दाम कम होगा तो उज्ज्वला वालों को 400 रुपये का लाभ, और बाकी जो हमारे उपभोक्ता हैं, लगभग 33 करोड़ उपभोक्ता डोमेस्टिक एलपीजी गैस के, उनको 200 रुपये की प्रति सिलेंडर राहत मिली है। दाम कम किए गए हैं। ये राखी और ओणम के अवसर पर भाई नरेंद्र मोदी जी का बहनों को एक बड़ी सौगात तोहफा है। उन्होंने बताया कि सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख बहनों को गैस कनेक्शन मुहैया करवाएगी। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट देश के वैज्ञानिकों की शानदार उपलब्धियों की प्रशंसा करती है। यह मिशन विश्व स्तर पर देश की प्रगति और क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट 23 अगस्त का दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए गर्व की बात है कि देश की महिला वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन की सफल लैंडिंग में अपना योगदान दिया। यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज विश्व के पहले BS6 स्टेज 3 इलेक्ट्रिक लेक्स यूल वाहन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजमार्ग मंत्री ने कहा कि यह देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कच्चे तेल के आयात की आवश्यकता खत्म हो जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि परिवहन क्षेत्र के कारण 40% प्रदूषण हो रहा है, जो देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए देश को बड़े और दीर्घकालिक उपाय करने होंगे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण से भारत का कृषि विकास 12% से बढ़कर 20% हो जाएगा और इससे रोजगार के बहुत से अवसर भी पैदा होंगे। जो हमारा पोल्यूशन है वो फॉसिल फ्यूल के कारण, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कारण है, और स्वाभाविक रूप से हमारे देश में 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। और दिल्ली के लोगों को यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि प्रदूषण के कारण क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं। इसका उनको अनुभव है कि इथेनॉल की इकोनॉमी जिस दिन 2 लाख करोड़ की बनेगी, उस दिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो 12% है वो 20% तक पहुंचेगा। जो सोशली, इकोनॉमिकल, सोशली, एजुकेशन, हेल्थ सब में पिछड़े हुए हैं, उन क्षेत्र की इकोनॉमी बढ़ेगी, नए रोजगार निर्माण होंगे, तो गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा और देश में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ईंधन में 20% एथेनॉल के मिश्रण की नीति लागू करके भारत प्रतिवर्ष आयात के खर्च पर होने वाले 35,000 करोड़ रुपए बचाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया था। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तहत आज की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। मंत्रियों की ओर से विधायकों के प्रश्नों के उत्तर दिए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य द्वारा लगाए गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि पहले नौकरियों के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया बहुत लंबी होती थी और शीघ्र भर्ती के लिए सरकार ने ग्रुप सी व डी की भर्ती के लिए नई नीति बनाई है। नई पॉलिसी हमने बनाई है। उस नई पॉलिसी के दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि ग्रुप डी जैसे हमने किया है कि पूरी ग्रुप डी की अलग अलग पोस्टें उनका एक कैडर बना दिया जाए और एक कैडर बनाने के बाद फिर ग्रुप डी में मान लो कोई एक डिपार्टमेंट में जाता है, दूसरे में जाता है, मानो पीएन है तो पीएन यहां भी वही काम करेगा, वहां भी वही करेगा। और हम उसको सुविधा ये भी दे रहे हैं कि अगर एक समय के बाद वो अपने डिपार्टमेंट को बदलना भी चाहे, क्योंकि एक ही कैडर जब बन गया है तो उसने काम यहां भी करना वहां भी करना, अपने चॉइस से भी जा सकता है। सीनियरिटी के हिसाब से जैसे हम ट्रांसफर करते हैं वैसे सीनियरिटी के हिसाब से उसके डिपार्टमेंट भी बदले जा सकते हैं। लेकिन अभी ग्रुप सी में ये हम काम कर नहीं पाए हैं और मैं आपको अपनी मंशा बताना चाहता हूं कि हम ग्रुप सी में भी इसको, क्योंकि बहुत विभाग हैं, सब विभागों के अपने वो बने हुए हैं सर्विस रूल्स, तो सर्विस रूल्स में छोटे छोटे अंतर को डाल करके और एक भर्ती संभव होती नहीं थी। इसी में से ये चीजें आगे ग्रुप सी में एक जो हमने कार्यक्रम शुरू किया उसके अंदर कुछ सुविधा कर ली है, लेकिन कुछ और आगे चलकर करेंगे ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। इसके अतिरिक्त सत्र की कार्रवाई के तहत कल मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए ग्रुप ए और बी पदों के लिए 20% आरक्षण नीति लागू करेगी। इस निर्णय का उद्देश्य उच्च स्तरीय सरकारी पदों पर सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण व्यवस्था को प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार रोस्टर प्रणाली बनाने पर काम कर रही है। कर्मचारियों के सभी कैडर की समीक्षा करके अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा ये की जाए, वो हमने की है। करने के बाद मैं उसी के अनुसार घोषणा करता हूं कि अनुसूचित जातियों के लिए पदोन्नति में अभी ग्रुप सी और डी में तो आरक्षण में यानी पदोन्नति में आरक्षण है, लेकिन ए और बी का हमारा प्रावधान अभी तक नहीं है। आज मैं घोषणा करता हूं कि हम उसके आधार पर ग्रुप ए और बी के लिए 20% आरक्षण ये लागू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सदन में स्पष्ट किया है कि स्थानीय निकायों में वार्डबंदी का कार्य हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्डबंदी के लिए 2 आधार माने गए हैं। निकायों में वार्डों की संख्या नियमित करने के लिए FIDR या मतदाताओं की 140% के अनुसार प्राप्त जनसंख्या दोनों में से जो भी अधिक होगा को आधार माना जाएगा। वार्डों में जनसंख्या की विभिन्नता को 10% से बढ़ाकर 20% किया है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार 3 विधायकों को सदन की कार्रवाई में सक्रिय भागीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का अंतिम दिन उस समय विस्मरणीय बन गया जब वर्ष 1966 में हरियाणा गठन के बाद पहली बार 3 विधायकों को सक्रिय भागीदारी व लोकहित के मुद्दे उठाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में पुरस्कृत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कारों की परंपरा शुरू की गई और इससे पहले 2 विधायकों को ही पुरस्कृत किया जाता था। इस सत्र में से एक नई परिपाटी की शुरुआत हुई है। पुरस्कार प्राप्त करने वालों को शॉल, प्रशस्ति पत्र, विधानसभा का स्मृति चिन्ह और पुरस्कार स्वरूप 1,01,000 रुपये, 71,000 रुपये और 51,000 रुपये राशि दी गई। सभी विधायकों ने सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित चयनित कमेटी के सदस्यों का आभार जताया जिन्होंने इस पुरस्कार के लिए उनके नाम का चयन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए यह एक यादगार अवसर होता है जब उन्हें सदन में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में स्मरण किया जाता है और इससे अन्य सदस्यों को भी प्रेरणा मिलती है। भाजपा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पंचकूला स्थित
पंचकमल में प्रदेश के सभी जिला प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक में हरियाणा भाजपा के संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा की ओर से हरियाणा में 1 सप्ताह तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बीजेपी के हजारों विस्तारक प्रदेश के 4500 शक्ति केंद्रों पर जाएंगे और संगठन को मजबूती देने की दिशा में काम करेंगे। योजना के अनुसार अल्पकालीन विस्तारक बूथों को मजबूती प्रदान करने के लिए लाभार्थियों से संपर्क करेंगे और मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को बताएंगे। उन्होंने बताया कि अल्पकालीन विस्तारक पार्टी के कार्य और संगठन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैठक में विस्तारक योजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। को विस्तारक निकालेंगे, उनके लोकसभा अनुसार ट्रेनिंग कैंप भी है। 5 लोकसभा का ट्रेनिंग कैंप 9 सितंबर 10 को होगा और 5 लोकसभा का ट्रेनिंग कैंप 10 और 11 को होगा। बड़ा लक्ष्य जो है वो तैयार किया है और 6 दिन वो फील्ड में रहेंगे, 1 दिन उनका ट्रेनिंग का होगा। जिस दिन दूसरे दिन ट्रेनिंग मॉर्निंग में ही पूरी हो जाएगी तो फिर वो फील्ड में पहुंच जाएंगे। तो ऐसा एक बड़ा अभियान, इससे बड़ा अभियान इससे पहले कभी इस तरह का लिया नहीं है पार्टी द्वारा। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इसी कड़ी में 9 और 10 सितंबर को अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत और रोहतक लोकसभा का प्रशिक्षण शिविर होगा। उन्होंने बताया कि 10 और 11 सितंबर को फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, हिसार और सिरसा लोकसभा का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने नीरज चोपड़ा के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा का युवा विश्व विजेता बन सकता है। हरियाणा का युवा अपने सामर्थ्य को पहचाने और उसे सही दिशा देकर ऊंचाइयां हासिल करे। क्षेत्र लोकसभा, करनाल लोकसभा, सोनीपत लोकसभा और रोहतक लोकसभा और जिनके ट्रेनिंग कैंप जो है 10 तारीख को शुरू होंगे और 11 तक चलेंगे, उसमें फरीदाबाद लोकसभा, गुड़गांव लोकसभा, भिवानी लोकसभा, हिसार लोकसभा और सिरसा लोकसभा। पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, प्रभारी जी, मुख्यमंत्री जी, सभी हमारे कोर ग्रुप के माननीय सदस्य, प्रदेश के मंत्रीगण सभी इसमें सहभागी होंगे और हजारों कार्यकर्ता जो है पहली बार बड़ी संख्या में टोल कालिक निकलेंगे और 7 दिन का समय वो अपने क्षेत्र से बाहर जाकर, सामान्यतः जिले से बाहर जाकर वो समय देने वाले हैं। जल शक्ति मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का 2 दिवसीय प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन कुरुक्षेत्र, हरियाणा के सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान में किया गया। इस कार्यशाला में NPMU के निदेशक डॉक्टर उमेश S बालपांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यशाला में प्रदेश के 14 जिलों के विशेषज्ञों के साथ साथ जिला कार्यान्वयन भागीदारों और क्षमता निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस कार्यशाला में NPMU के निदेशक उमेश S बालपांडे ने कहा कि अटल भूजल योजना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक दूरदर्शी पहल है। उन्होंने कहा कि अटल भूजल योजना पर हम 7 राज्यों में काम कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि गांव स्तर पर महिला, पुरुष और पंचायत इसमें सहभागी बने और गांव में उपलब्ध पानी का समुचित ढंग से प्रबंधन करें। स्टेट लेवल पे SPMU है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DPMU है, ग्राम पंचायत लेवल पे भी हमारे जो ग्राम पंचायत की जो बॉडीज है वो काम कर रही है। तो यहाँ पे बेसिकली अटल भूजल योजना कम्युनिटी लेड प्रोग्राम है। तो इसमें हम ये कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत के जो हमारे लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको एक सूत्र में बांध के हम उन लोगों में इन्वॉल्व करके ग्राम पंचायत के लिए एक वाटर सिक्योरिटी प्लान बना रहे हैं और उस वाटर सिक्योरिटी प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हम सरकार के जो विभिन्न विभाग है उसके द्वारा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में जो पानी का रिसोर्स अवेलेबल है, चाहे वो सरफेस पे हो या जमीन के नीचे में हो, उस पानी का ओवरऑल प्रबंधन हम कैसे करें। अरविंद कौशिक ने कहा कि जल प्रबंधन समय की बहुत बड़ी जरूरत है। जल प्रबंधन और संरक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञों, पेशेवरों को एक साथ और एक मंच पर लाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में पिछले 3 साल की उपलब्धियां और योजना के शेष कार्यकाल में जल संरक्षण के लिए सकारात्मक प्रयासों पर चर्चा हुई। में हमने क्या अचीव किया है और जो शेष समय बचा है उसमें हमने क्या क्या और अचीव करना है, उसको लेके आज की वर्कशॉप थी।
और आज के आपने आंकड़े भी देखे होंगे, हमें ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि हरियाणा की जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ पहलू ऐसे भी हैं जहाँ पे हमें और थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से हमारी टीम की जो ट्रेनिंग चल रही है और जो जज्बे जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, हम पूरे टारगेट्स को अचीव करेंगे। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के लिए ये बहुत अच्छी बात है। कुरुक्षेत्र में ट्रेनिंग हो रही है। कुरुक्षेत्र में हमारे 3 ब्लॉक हैं, लाडवा, शाहबाद और पिहोवा। तीनों गाँव के अंदर हमारी जो ट्रेनिंग और जो अटल भूजल के ऊपर जो काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन के त्यौहार पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा उपलब्ध करवाई है। हरियाणा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं को बेहतर सुविधा मिल सके, इसलिए फ्री बस सेवा की सुविधा दी है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को बेहतर बस सेवा प्रदान करने के उचित निर्देश भी दिए हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार बहन भाई का त्यौहार है और बड़े उल्लास के साथ इस रक्षाबंधन को मनाया जाता है। और हरियाणा सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे ने कि रक्षाबंधन पर बहनों के लिए फ्री सेवा रखी है और 29 से लेकर 30 की रात तक बहन जा भी सकती, बहन आ भी सकती है और 15 साल का बच्चा हो वो भी साथ जा सकता है। वल्लभगढ़ बस डिपो के जीएम लेखराज ने बताया है कि सरकार द्वारा आज दोपहर 12 बजे से लेकर 30 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा जारी रहेगी, जो पूरे हरियाणा समेत दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए उपलब्ध रहेगी। लेखराज ने बताया कि फ्री बस सेवा का लाभ 15 साल से छोटे बच्चों को भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि उनके डिपो में 140 बसों में से 115 बस चलाई जा रही हैं। 30 तारीख को रात को 12 बजे तक ये फ्री ट्रैवलिंग की सुविधा सरकार के द्वारा महिला यात्रियों को दी गई है और इसके साथ जो है 15 साल का जो बच्चा है वो भी फ्री होगा, जो मेल होगा वो 15 साल से बिलो होगा। और ये सुविधा जो है जहां हमारी रूटीन में सभी बसें चलती हैं वहीं पे हरियाणा में होगी, दिल्ली और चंडीगढ़ के अंदर। यूपी के बॉर्डर तक जो है वो फ्री है, उससे आगे टिकट लगेगा। ये हरियाणा के लिए सर्विस है, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बसों के ज़्यादा चक्कर लगवा के सभी लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकें, जो सरकार के द्वारा ये सौगात दी गई है। इस फ्री बस सेवा को लेकर महिलाओं ने हरियाणा सरकार का अच्छा कदम बताते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें इस बस सेवा का बहुत लाभ मिलेगा और वह अपने भाइयों के पास पहुंचकर इस त्यौहार को मना पाएंगी। राखी बांधने जा रहे हैं, फ्री में सेवा भाइयाँ कर रहे हैं हमारी, बहुत अच्छा लगेगा। रक्षाबंधन पे हमें बहुत फायदा हो रहा है और बहुत सी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा कुछ हो रहा है यहाँ पे। जहाँ भी कोई जाता है, लेडीज जाती है तो उसके लिए फ्री चल रहा है सब। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हरियाणा टू बस से फ्री जा रही है रक्षाबंधन के लिए, वो सुरक्षित तरीके से जा सकती हैं। तो मतलब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कि सभी लेडीज के लिए एंड सिस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। हिसार केंद्रीय कारागार में इस साल रक्षाबंधन पर अपने भाइयों से मिलने आने वाली बहनों को अपने साथ राखी और किसी भी तरह की मिठाई जेल के अंदर ना लेकर जाएं। इसके लिए इस बार जेल प्रशासन की ओर से ही राखी, मिठाई, अक्षत और रोली की तैयारी की गई है। यह सब सामान बहनों को जेल के अंदर मुहैया कराया जाएगा। इस बार जेल प्रशासन द्वारा जेल में ही मिठाई बनाने का प्रबंध किया गया है। जेल में आने वाली बहनों से अनुरोध किया गया है कि वह अपने साथ मिठाई लेकर ना आएं। हिसार केंद्रीय कारागार 1 के जेल अधीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि भाई बहन के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार विशेष होता है। इस कड़ी में सरकार की तरफ से रक्षाबंधन पर इस बार जेल में विशेष प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के दिन जेल में आने वाली बहनों को लिए जेल प्रशासन की ओर से ही राखी व अन्य सामान बहनों को उपलब्ध करवाया जाएगा। जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में रक्षाबंधन वाले दिन महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। इसके लिए स्थानीय एसपी से महिला सुरक्षाकर्मी की अतिरिक्त संख्या भी मांगी गई है।
हमारे जो बहनें आती हैं उनकी व्यवस्था की जाए बैठने की, उठने की, और अंदर जो मिठाई वगैरह है वो सब अंदर ही बनाई जाएगी, और जो राखियों का प्रबंध जो है वो भी हमारे प्रिजनर वेलफेयर फंड के द्वारा ही किया जाएगा। अंदर हमारी कैंटीन में भी मिठाई बनाई जाएगी, जो हमारी बहनें आएंगी वो बंदियों को उसी मिठाई से मुँह मीठा कराएंगे। उन्हें बैठने की और पानी पीने की व्यवस्था की गई है, और एसपी साहब से भी कहा गया है कि क्योंकि महिलाएं कई बार ज़्यादा हो जाती हैं तो बाहर से भी उनकी जो है जो फोर्स दो है जो महिला है हमारी कांस्टेबल है उनको बुलाया जाएगा कि हम अंदर डोडी में ही इनकी राखी बंधवाएंगे, तो आमने सामने जो इनकी कलाई पे ही राखी बांध सकेंगे। भाई बहन के स्नेह के त्यौहार राखी के मद्देनज़र बाज़ारों में तरह तरह की राखियां बिक रही हैं। इस त्यौहार के अवसर पर वातावरण को बचाने और पेड़ लगाने का संदेश देते हुए पंचकुला की तनिका बंसल ने बेकार सामान, कपड़े, बीज इत्यादि से राखियां बनाई हैं, जिसे देश विदेश में बहुत पसंद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राखी के बाद अधिकतर लोग राखी को जल में प्रवाह कर देते हैं, परंतु उनके द्वारा बनाई गई राखियां जिनमें फूलों और फलों के बीजों का इस्तेमाल किया गया है को त्योहार के बाद अगर धरती में दबा दिया जाता है तो वहां पौधे उग जाएंगे। So we have made राखीज। हमने वेस्ट टेक्सटाइल से और बीज से और सूखे फूलों से और घास से हमने राखियाँ बनाई हैं। एक राखी है जो हमने बनाई है, ये वेस्ट कपड़े से बनाई है, और इसमें यहाँ पे हमने बीज डाला है, ये बीच में, और इसकी टैसल्स में भी बीज हैं, और ये सारा हमने हाथ से बुना है, और ये भी सारा हाथ से बनाया है। हर्ब्स के बीज डाले हैं, जैसे ऑरिगैनो हो गया, तुलसी हो गया एंड बेसिल हो गया, इस तरीके के बीज डाले हैं, और जो लोग यूज़ भी कर पाएँ। और फूलों में भी हमने कैमोमाइल यूज़ किया है और गेंदा यूज़ किया है, इस तरीके के फूल हमने यूज़ किए हैं। स्टार्ट किया था तो हम बस 2 ही लोग थे जब हमने स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे हमने इसको ग्रो करा है, और माइंड में बस एक ही चीज़ थी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये चीज़ पहुंचा सकते हैं, और इस मैसेज को हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लेके जा सकते हैं, वही था बस माइंड में। तनिका बंसल ने अपनी इस कला को और महिलाओं व लड़कियों को भी सिखाया है ताकि वे भी इस तरह से राखी और अन्य सामान बनाकर कुछ रोजगार प्राप्त कर सकें। महिलाओं ने इसके लिए तनिका का धन्यवाद किया। बीज डाले जाते हैं हर पौधे के, मतलब फूलों के, पेड़ों के, तो ये जो राखियाँ इस्तेमाल करने के बाद जो ये विसर्जन कर देते हैं हम लोग, तो ये पानी में जाके मतलब कहीं कहीं बीज पौधे उगते हैं, कोई कई गमले में डाल देते हैं। अब मैं काम करके मुझे अपने पैरों पे भी खड़ी हूँ, थोड़ा अपना सहारा देती हूँ बच्चों के हर चीज़ के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा होता है। यहाँ मैं 3 साल से काम करती हूँ और काम करके बहुत अच्छा लगता है, और ये इन सब में बीज डला हुआ है। और जो हम काम करते हैं और वहाँ काम करके जो हमें सैलरी मिलती है, हम अपने बच्चों का भी पालन पोषण करते हैं। घर पैकिंग करती हूँ और पैक करके बाहर भेजती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करने से, और दीदी ने मुझे सारा कुछ सिखाया है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। यह दिन हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में उन्होंने कहा है कि देश के खिलाड़ियों के योगदान पर उनको गर्व है। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए खेल जगत से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि मैं राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अपने सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और उन लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज खेल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक समारोह में भारतीय खेलों पर प्रमुख पहल की। हॉकी का मशहूर जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर आज अंबाला छावनी के वॉर हीरो स्टेडियम से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ में स्कूली बच्चों सहित अनेक युवाओं ने भाग लिया। जिला खेल अधिकारी रामनिवास ने बताया कि खेल दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 400 बच्चों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि मैराथन दौड़ के अलावा हॉकी व अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी।
आज के दिन हम मेजर ध्यानचंद जी को याद करते हुए खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हमने सबसे पहले दौड़ का आयोजन किया, जिसमें लगभग 400 बच्चों ने भाग लिया। उसके बाद हम हॉकी का मैच कराएंगे और एक कंपटीशन और है, क्रंच कंपटीशन, उसको भी हम कराएंगे। आज 3 गेम हुए हैं। जादूगर ध्यानचंद जी को याद करते हुए उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में खेल दिवस मना। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल यमुनानगर के गांव चाहड़ों में बनी कर्णम बलेश्वरी भरोत्तोलन पावर लिफ्टिंग व उच्च प्रदर्शन कोचिंग संस्थान अकादमी का उद्घाटन किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि 10 साल पहले खेलों के नाम पर देश में कोई सुविधा नहीं थी। खिलाड़ियों को मेडल के लिए बिना सुविधाओं के ही मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधाओं की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि खेलों का बजट भी केंद्र सरकार ने 864 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए कर दिया है। हॉकी के 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जिताए थे, तब टीम को क्या सुविधाएं थी? या उसके बाद बलबीर सिंह सीनियर के नेतृत्व में 3 ओलंपिक के गोल्ड मेडल हॉकी ने जीते, तब भी क्या सुविधाएं थी? उसके बाद भी देखोगे तो आज से 10-15 साल पहले भी कोई बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन देश में बहुत बड़ा बदलाव नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और तो खेलों का बजट 864 करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 3000 करोड़ रुपया कर दिया है, जो लगभग 3 गुना से ज्यादा है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश भर में खेलो इंडिया की 1000 एकेडमी खोली जाएंगी। इन एकेडमी में पूर्व खिलाड़ियों को कोच नियुक्त किया जाएगा, ताकि वह अपने अनुभव से खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं। इन कोचों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 12 साल की खेलों के प्रति योजना बना ली है। 2036 तक भारत विश्व का सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लाने वाला देश बन जाएगा। अपने सेंटर चला सकें, उसके लिए हमने एक रणनीति तय की कि खिलाड़ियों को रोजगार भी मिलेगा, हर जिले में खेल सेंटर भी खुलेगा। तो खेलो इंडिया सेंटर 1000 खोलने का हमने निर्णय लिया। कितने साल लगने चाहिए 1000 सेंटर खोलने के लिए? कितने साल लगने चाहिए 1000 सेंटर खोलने के लिए? पुरानी सरकारें होती तो 5 साल लगते, 10 साल लगते। हम इस 1 साल में ही 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोलकर देश को दे देंगे। अब उसमें जिस सेंटर को कोई चलाएगा, उस पूर्व खिलाड़ी को 5 लाख रुपया सामान लेने के लिए मिलेगा, इक्विपमेंट लेने के लिए, जो एक बार मिलेगा। लेकिन उसको हर साल सेंटर चलाने के लिए 5 लाख रुपया केंद्र सरकार से मिलेगा। लगभग 45,000 रुपया महीना उसको सेंटर चलाने के लिए केंद्र सरकार देगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार। It means wind up हो गया ना? It means he